देखिए, पहले तो मैं भविष्यवाणी की बजाय भूतकाल की वाणी कहता हूं। भूत से वर्तमान तक आते आते इनके ऊपर वो मिसल लागू हो गई कि उजड़े दयार मांग के लाया था 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। और 4 मीटिंग हुई इनकी, 4 में 2 आरजू में निकल गई, 2 इंतजार में निकल गई। और मैं याद दिलाना चाहता हूं दीपक जी, ये लोग हमसे पूछते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। वो तो तारीख निकल गई, भव्य प्राण प्रतिष्ठा हो गई, मगर इनकी सीट बंटवारे की तारीख नहीं पहुंच पा रही है। बड़ी मुश्किलों की बात है। और क्या करें, ममता जी भी कुछ हद तक सही समझ रही हैं। लेफ्ट और कांग्रेस का गठजोड़ी नहीं हुआ है, कांग्रेस में लेफ्ट की आत्मा सवार हो गई है। इसीलिए आप देखिए कि तमाम कांग्रेस के लोग जिस प्रकार के बयानबाजी करते जा रहे हैं, वो किसी जमाने में 70 और 80 के दशक में लेफ्ट के नेता वो भाषा बोला करते थे जो कि कांग्रेस के नेता बोलने लगे हैं। और यह भी तो एक यथार्थ है कि ममता जी ने सत्ता तो लेफ्ट से छीनी थी, और वो कोई सामान्य सत्ता नहीं थी। भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के बाद अगर किसी को एक राज्य में अनवरत राज्य करने का मौका मिला, क्योंकि कांग्रेस को भी 33 इयर्स किसी राज्य में नहीं मिला था, वो लेफ्ट को मिला। अब उसके बाद की जो स्थिति है, तो ये दर्शाता है कि बाहर से कुछ और स्थिति है, अंदर से कुछ और है, जिसे हम कह सकते हैं कि अब अगर उन्होंने ऐलान कर दिया कि 42 सीटों पे वो लड़ेंगी, उसका कारण यह था कि वास्तविकता में, हम बिल्कुल एक राजनीतिक बात कहता हूं दीपक जी, ये गठबंधन भाजपा से लड़ने के लिए थोड़ी था। ये मोदी जी की विराट शख्सियत के आगे तो कहीं कोई टिकता ही नहीं, सबको पता था। ये तो विपक्ष की स्पेस में अपनी हैसियत बनाने की कवायद थी कि भाई मैं विपक्ष का बड़ा नेता, ये बड़ी पार्टी है, वो बड़ी पार्टी। तो अब भाई कांग्रेस जो अपनी यात्रा उत्तर से दक्षिण तक निकाली, वो यात्रा भी मैंने कहा भाजपा के खिलाफ नहीं थी। जो पूरब से पश्चिम तक निकल रहे, वो भी भाजपा के खिलाफ नहीं है। ये सहयोगी दलों, इनके इंडी दल के गठबंधनों के खिलाफ है। भाई तुम अपनी औकात देख लो, कहां भाई मणिपुर से लेकर गुजरात तक हम तो हैं हर जगह। तो अब जो सहयोगी दल है उनके मन में डर है, पंजाब में आम आदमी पार्टी के मन में डर है, और बंगाल में तो मणिपुर को भूल गए, मन में डर है कि भाई कहीं लोगों ने याद तो रखा। तो मैं, अरे विवेक जी, अपने अपने टर्न पे बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। किसने क्या याद रखा, बहुत सारी चीजें हैं याद करने। नहीं, वो ठीक है सुधांशु जी, मैंने तो सिर्फ एक ही लाइन कही, मैंने कहा कृपा आप भी मणिपुर पे कृपा कर देते तो अच्छा रहता, कम से कम कोई पहुंचा तो मणिपुर। मान्यवर, मणिपुर आप गए, मैं ये कहना चाहता हूं मणिपुर गए, मणिपुर सरकार के खिलाफ कोई नोटिस क्यों नहीं दिया आज तक? 1 साल हो गए। मैं समझ नहीं पा रहा, केंद्र सरकार के खिलाफ बयानबाजी होती, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास तक का प्रस्ताव आ जाता है, मगर मणिपुर सरकार के खिलाफ नहीं आ रहा है। यह राजनीति होती है कि मणिपुर को मुद्दा बनाकर देश भर में अपनी राजनीति देखनी है। अगर मणिपुर के मुद्दे के ऊपर वास्तविक समस्या थी, तो आपने मणिपुर को मुद्दा बनने क्यों दिया? चाहिए था, नोटिस देना चाहिए। आपने मणिपुर को मुद्दा बनने क्यों दिया? खैर, अब हम क्यों वायलेंस को कंटिन्यूएशन में अलाउ किया, जैसे गुजरात में किया था? अच्छा मान्यवर, आपको पता है कि मणिपुर की जनता को पता है किसके दौर में वायलेंस कितना हुआ था, कितना भयानक हुआ था। इसलिए उस विषय से हम अभी वर्तमान के विषय के ऊपर आते हैं। सबसे बड़ी बात मैं जानते हैं क्या कहना चाहता हूं दीपक जी, जब बंगाल का चुनाव हुआ था, हम लोग के बारे में कहा गया था भाजपा हार गई, जबकि वास्तविकता में अगर हम देखें तो हम तो मुख्य विपक्षी दल के बन के उभरे थे। लेफ्ट और कांग्रेस साफ हो गया था। केवल 2011 तक, यानी 12 साल पहले तक, अगर चाइना के बाद दुनिया में सबसे बड़ी आबादी थी जो लेफ्ट के रूल में थी, कम्युनिस्ट पार्टी के रूल में, जो लाल झंडे के नीचे थी, लाल सलाम के नीचे, तो वो वेस्ट बंगाल थी। वहां लाल रंग साफ हो गया, हरा साफ हो गया। आज लड़ाई इस बात की हो गई कि गाढ़ा भगवा बनाम हल्का भगवा, मतलब ममता जी भी चंडी पाठ करने लगी। तो आज स्थिति यह है कि बहुत साफ हो गया कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में पैराडाइम शिफ्ट हो गया, युगांतर स्थापित हो गया। अब पश्चिम बंगाल की राजनीति तृणमूल बनाम लेफ्ट की नहीं है, जिनको उन्होंने सत्ता से हटाया था, तृणमूल बनाम कांग्रेस की नहीं है, भाजपा बनाम तृणमूल की भी नहीं है, बीजेपी वर्सेस रेस्ट, यानी भाजपा बनाम शेष की लड़ाई है। हम सत्ता में हो या प्रतिपक्ष में हो। जिन राज्यों में हम सत्ता में, वहां तो बीजेपी वर्सेस रेस्ट है ही है। जिन राज्यों में हम सत्ता में नहीं, कांग्रेस पार्टी के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू 0 वोट पाकर प्रधानमंत्री बने थे। अप्रैल 1946 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में 16 कांग्रेस कमेटियों में से एक ने पट्टाभी सीतारमैया को और एक ने कृपलानी जी को वोट दिया था, और बाकी सारे के सारे वोट सरदार पटेल को मिले थे और 0 वोट जवाहरलाल नेहरू को मिले थे। और इस बात की, उस घटना के अंदर का पॉइंट बाय पॉइंट, मिनट बाय मिनट रेफरेंस कृपलानी की किताब माई डेज विद गांधी में है, मौलाना आजाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम में है,
दुर्गा दत्त की किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर में है। और जो अंतिम प्रधानमंत्री हुए, हो सकता है कि वो व्यवहारिक दृष्टि से कांग्रेस पार्टी के अंतिम ही प्रधानमंत्री भविष्य के लिए सिद्ध हों, डॉक्टर मनमोहन सिंह, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उनको कोट कर रहा हूं। प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक का विमोचन करते समय सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में स्वयं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया, मैंने कहा प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे कहा है। लोकतंत्र का अद्भुत स्वरूप है। पहले प्रधानमंत्री से लेके अंतिम प्रधानमंत्री तक, 0 वोट से लेके 0 वोट तक प्रधानमंत्री बनाने वाले लोग आज कहते हैं कि लोकतंत्र हमें समझ में नहीं आता है और लोकतंत्र के वास्तविक रक्षक वो हैं। फिर मैं कह रहा हूं, भारत के इतिहास में इनके जितने प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी जी क्या चुन के आई पहली बार? नहीं, कांग्रेस के अंदरूनी लड़ाई, इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में गूंगी गुड़िया के रूप में आई। स्वर्गीय राजीव गांधी जी का चुन के आए? नहीं, इंदिरा जी की दुखद हत्या से उपजी परिस्थितियों के कारण बनाए गए। श्री पीवी नरसिम्हा राव कैसे बने सबको पता है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह सबको पता है। तो भारत के राजनीतिक इतिहास में लोकतांत्रिक ढंग से अगर किसी पार्टी के 2 ही प्रधानमंत्री चुन के आए, जो जनता के सामने हमने रखा यह प्रधानमंत्री होना चाहिए और जनता ने चुन के कहा यही प्रधानमंत्री होना चाहिए, एक श्री अटल बिहारी वाजपेयी और एक श्री नरेंद्र मोदी। हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में पूरी तरीके से ध्वस्त होने के बाद और विपक्ष के इस तथाकथित इंडिया गठबंधन के देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी की तरह छिन्न भिन्न होने के बाद मुझे लगता है विक्षिप्तता में, बौखलाहट में अब कांग्रेस पार्टी बहुत आपत्तिजनक और अनर्गल बयान देने पर आ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जिस प्रकार के आधारहीन और अशांति उत्पन्न करने की आशंका से अनर्गल बयान देने का प्रयास किया है, उसके ऊपर हम यह साफ करना चाहते हैं कि खड़गे जी, हां यह सच है कि भारतीय राजनीति में बहुत सारी चीजों का पटाक्षेप हो रहा है। राजवंशों की सत्ता 1947 में समाप्त हुई थी। अब लोकतंत्र का आवरण ओढ़े हुए जो लोकतांत्रिक राजवंश हैं उनकी सत्ता को चुनौती मिल रही है और उनको लग रहा है कि आने वाले चुनावों के बाद उनका भविष्य क्या होगा। देखिए, बहुत बड़ी समस्या क्या है कि राम जो भारत की अस्मिता के प्रतीक हैं, उसे कोई चुनाव से जोड़ता है, कोई राजनीति से जोड़ता है। यह तो भारत की जीवन शैली, यदि हिंदुत्व एक जीवन शैली है तो उसके हर कण में राम है। जब होते हैं शुरू में तो एक दूसरे से लोग मिलते हैं, बढ़िया हरियाणा में जाइए तो राम राम सा है, तो राजस्थान में, हरियाणा में राम राम ताऊ है, तो यूपी में जाइए राम राम भैया है। और इतना ही नहीं, अगर शादी में जाते हैं और नव दंपति दिखते हैं, लोग कहते हैं क्या राम सीता की जोड़ी है। 2 भाई दिखे तो लोग कहते हैं क्या राम लक्ष्मण की जोड़ी है। जीवन का अंत हो तो कहते हैं राम नाम सत्य है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस देश के तो कण कण में राम है और इसीलिए एकमात्र नेता जिसे राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई, उसका नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। उसने राजनीतिक दर्शन देखा था राम राज्य और उसकी समाधि पे लिखा हुआ हे राम। अब इसके बाद भी किसी को राम में कुछ और नजर आए और राम में किसी को सांप्रदायिकता नजर आए, तो राम एक ऐसे जो 20 देशों से कनेक्टेड है हमारे राम। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमने जो बात कही थी इसका राजनीति से 24 इसलिए कि 500 साल के बाद 2024 में वो दिन आया है जब राम पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित हुए हैं। इसलिए हम उस जमाने में भी कहते थे, जब हम 2 सीटों वाले थे, अंजना जी क्या कहते थे, जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध